हेलो एवरीवन, मैं निकेत जायसवाल स्वागत करता हूं आपका इंजीनियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे। एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्ट्रांग होता है। ये लोगों का कहना है कि एक इंजीनियर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से बना लेता है। क्या आप इंजीनियर हैं और आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्ट्रांग है? क्या आप हर पेपर, जिस भी पेपर में आप बैठते हैं, उसके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन बना पाते हैं? अगर आपसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग का ये जो सब्जेक्ट है वो किसी इंजीनियर के एग्जाम निकालने में कैसे उसको हेल्प कर सकता है। अगर वो इंजीनियर टेक्निकल एग्जाम के लिए जाना चाह रहा है तो कैसे हेल्प करेगा, अगर वो इंजीनियर नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए जाना चाह रहा तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग कैसे उसको हेल्प करता है। इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ है आकाश साव सर, जो पिछले 6 सालों से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। आकाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर जंक्शन में। तो आकाश सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा बोला जाता है कि एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्ट्रांग होता है, वो अगर नहीं भी पढ़ के जाए तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन बना लेता है। लेकिन जैसे हम भी सर इतने दिनों से जुड़े हुए हैं इंजीनियर्स के साथ, लेकिन ग्राउंड में ऐसी रियलिटी नहीं है। तो इसका क्या कारण है कि ऐसा बोला जाता है कि एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्ट्रांग होता है, वो पढ़ा लेगा, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है? तो इसके पीछे का क्या कारण है सर? जैसा सर आप बोल रहे हैं, बहुत सही बात है। एक्चुअली मैं भी इतने सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ और कितने सारे बच्चों को मैंने उनकी पर्सनल काउंसलिंग की। वो जो मेरे पास आते हैं, डाउट्स पूछते हैं, तो मेरे को समझ आता है कि उनका पेपर बहुत बार होता है कि वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, बट उनका जो पेपर बिगड़ जाता है या कहीं पे सिलेक्शन से चूक जाते हैं, उसके पीछे रहता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं। अच्छा। जैसे आपने बोला कि एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। अब क्योंकि वो इंजीनियर है, मतलब वो मैथ्स बैकग्राउंड से लेके पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इंजीनियर कि हमने 12th तक मैथ्स में पढ़ाई की है तो हमसे ये बन जाएगा बेसिक। तो सर, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बच्चे और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका न्यूमेरिकल अप्रोच शुरू से सॉलिड रहा है, उनको स्टेप्स को स्किप करके बहुत ही अप्रोक्सीमेशन से आंसर लेके आना बहुत ज्यादा उनको पता है, इनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और जो कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे होते हैं जिनको कन्वेंशनल स्टेप्स पे बनाने का आदत होता है, इनको ये आंसर तो ले आएंगे बट टाइम टेकिंग आंसर ले आएंगे। तो अपन इससे हम समझ सकते हैं कि जो इंजीनियर्स रहता है उनका एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला जो पोर्शन रहता है वो स्ट्रांग तो रहता है, लेकिन ये एकदम नहीं बोला जा सकता कि हर बच्चों को स्ट्रांग हो। ठीक है सर, लेकिन जैसे कि हमसे भी बच्चे बहुत जुड़े हैं इंजीनियर्स, तो पिछले सालों से हम लोग ये देखते आए हैं कि 3 कैटेगरी के लगभग स्टूडेंट है सर। एक, जैसा आप बोल रहे थे, जिनका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा है, जो 11th-12th में मेहनत किए हैं, जो अपने कॉलेज में मेहनत किए हैं, या फिर 11th-12th में JEE का प्रिपरेशन किया, IIT का प्रिपरेशन किया, तो उनका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा है, तो वो एप्टीट्यूड रीजनिंग में स्ट्रांग है। दूसरे ऐसे सर, जैसे कि आपने बताया कि जो कन्वेंशनल तरीके से पढ़े थे JEE का, जैसे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाते हैं तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ता है, तो एक ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं सर। और दूसरे ऐसे बच्चे सर जो 11th-12th में मेहनत किए हैं, इंजीनियरिंग में मेहनत की कन्वेंशनल तरीके से। तो और तीसरे ऐसे बच्चे हैं सर, जैसे कि जो कॉलेज में भी थे या फिर जो स्कूल में भी थे, वो कहीं ना कहीं जब एग्जाम आता था तभी पढ़ाई करते थे और पास आउट हो गए, और इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिए, इंजीनियर कहला तो रहे हैं, लेकिन जो एक इंजीनियर के अंदर जो खूबी होनी चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि जो इंजीनियर है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आता है तो उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन वो इंजीनियर बन तो गया है लेकिन उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है। तो मेजर सब 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। तो जो स्कूल में JEE का प्रिपरेशन किया, IIT का प्रिपरेशन किया, उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी है, वो कमांड कर सकता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। और मुझे लगता है सर ऐसे ही बच्चों के लिए बोला जाता है कि जो एक इंजीनियर है उसका एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्ट्रांग है। बट ये जो 2 कैटेगरी है, जो कन्वेंशनल तरीके से पेपर बनाया, कन्वेंशनल तरीके से 11th-12th में पढ़ा है, इंजीनियरिंग में पढ़ा है, वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बिकॉज सर यहाँ पर टाइम बाउंडेशन होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। और दूसरा, जो ऐसे बच्चे जो इंजीनियर बन तो गए हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के तो हैं, लेकिन उनका ना ही कन्वेंशनल अप्रोच आता है उनको, ना ही वो उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है। बिल्कुल ही सही कैटेगराइज किया सर आपने। जो 3 कैटेगरी में आपने बच्चों को बांटा, एग्जैक्टली ये 3 कैटेगरी के ही बच्चे होते हैं। और तीनों कैटेगरी का मेरा मानना ये है कि इनको जो फर्स्ट कैटेगरी है उनको कम एफर्ट लगेगा, बाकी की जो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं उनको अपना न्यूमेरिकल अप्रोच सुधारने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। ठीक है सर। तो जैसा कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि हर एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब बात ये है सर, सवाल ये है कि एक इंजीनियर एप्टीट्यूड और रीजनिंग का क्या करेगा। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक इंजीनियर के लिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्या रोल प्ले करेगा उसके फ्यूचर में, अगर वो इंजीनियर
अगर टेक्निकल एग्जाम में जाना चाहता है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या फिर वो इंजीनियर नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है, अगर वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो या फिर स्टेट लेवल के, तो ये सर बताइए हमारे इंजीनियर्स को कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग उसके फ्यूचर में क्या रोल प्ले करता है। तो सर जैसे कि आपने कहा, एक टेक्निकल स्टूडेंट के लाइफ में एप्टीट्यूड रीजनिंग का स्ट्रांग होना उसके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा। जो गेट का जो सबसे बड़ा टेक्निकल एग्जाम्स होता है जिसको गेट बोलते हैं, तो गेट में भी आप देखोगे तो वहां पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के लगभग। तो आप देख सकते हो कि 90% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टेक्निकल रहेंगे आपके, बाकी जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका वो आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग से रहता है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप देख लो कि एप्टीट्यूड रीजनिंग का स्ट्रांग होना कितना ज्यादा जरूरी है। फिर रही बात अपन सेंट्रल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, मैं इसको ब्रीफली बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक टेक्निकल स्टूडेंट है जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है, सेंट्रल लेवल में वो गेट फाइट कर रहा है, वहां पे भी उसको एप्टीट्यूड लगना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर के एग्जाम होते हैं CIL, वहां पे भी आप देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, वहां पे भी यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं। DFCCIL का रिसेंटली एग्जाम हुआ, वहां पे भी एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये जो तीन चीज है इसका एक कैंडिडेट का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखो यहाँ पे आपको लीड कब मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। टेक्निकल पढ़ाई सब करते हैं, ठीक है सर, और एक इंजीनियर जो है वो अपने आप को टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और ओवर कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बैठता है। बिल्कुल सही। अब वहां पे वो टेक्निकल तो पोर्शन उसका उसने अच्छा एफर्ट लगाया है, अच्छी कोचिंग्स की है तो स्ट्रांग है, वहां पे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकता है। बट यहीं पे अगर वो कैंडिडेट ओवर कॉन्फिडेंट हो के वहां पे नॉन टेक्निकल पोर्शन जो कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को अटेम्प्ट कर रहा है, वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट माइंडसेट से बैठा है, तो वो हो सकता है बना भी ले रहा है लेकिन वो विद इन टाइम नहीं बना पा रहे हैं। फॉर जैसे अपन SSC JEE को फ्रेम करते हैं सर, तो वहां पे आप देखोगे 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वहां पे 120 मिनट्स मिलता है, मतलब 2 घंटे मिलते हैं। यहाँ पे आप 200 क्वेश्चन को 120 मिनट में बांटे तो आपके पास 36 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। 100 क्वेश्चन प्योर टेक्निकल है, चलो वो टेक्निकली लीड ले लिया। 50 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज के, अब 50 क्वेश्चन एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले का जनरल स्टडीज स्ट्रॉन्ग होना उतना मैच नहीं करता, बहुत रेयर होता है। रहे 50 क्वेश्चन, मतलब आप देखो कि 25% वेटेज SSC JEE एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, और एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 36 सेकंड है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कोचिंग किए हैं और आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सॉल्व करने का शॉर्टकट अप्रोच, इसकी बात कर रहा हूं मैं, शॉर्टकट अप्रोच, जी राइट, शॉर्टकट अप्रोच मतलब आपको पता है कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप वहां पे 36 सेकंड की जगह आप उसको हो सकता है 10 सेकंड के अंदर बना दें। अच्छा, कई बार आप ऑप्शंस देख के अगर आपको शॉर्टकट अप्रोच पता है तो आप ऐसे ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपको वहां पे 26 सेकंड का एड्स मिल रहा है, वो पोर्शन ऑफ टाइम को आप टेक्निकल में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम, जैसे मैंने बताया CIL, DFCCIL हुआ, SSC JEE हुआ, RRB JEE हुआ, ये सारे पेपर्स में 25% के आसपास जो वेटेज रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हुआ। तो यहाँ पे जो बच्चे का ये पोर्शन स्ट्रांग है वो अपना जो सिलेक्शन है वो और ज्यादा सिक्योरिटी के साथ कर सकता है, क्योंकि उसको टेक्निकली तो स्ट्रांग है ही है, प्लस यहाँ पे वो अपना न्यूमेरिकल अप्रोच स्ट्रांग रखा है और प्रिपेयर होके बैठा है एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन है उसके जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, ये डेफिनेटली बनाएगा, और यहाँ पे चांस गलत होने के बहुत कम हो जाते हैं अगर आप पढ़ के आए हैं, अपने तैयारी किया है। यस सर। तो कुल मिला के स्टूडेंट, जैसे सर ने अभी बताया, सेंट्रल लेवल पे जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग का वेटेज है, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग आप जैसे सर ने आकाश सर बता रहे थे कि आपको समय का बाउंडेशन है, आपको क्वेश्चन बनाने नहीं, आपको समय में बनाने हैं। ये सर सही बात है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने उसकी प्रैक्टिस की हो। अगर समय पे अगर बनाना है सर तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस जरूरत है। अगर आपने कभी उस क्वेश्चंस को नहीं देखा है और आप उसको बनाना चाहेंगे तो क्वेश्चन में भी बन जाए आपसे, लेकिन वो क्या पता 2 मिनट ले और 3 मिनट ले, और बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही उस एग्जाम से बाहर हैं। तो सर जैसे कि ये तो टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल अगर वो इंजीनियर है और नॉन टेक्निकल फील्ड में अगर जाना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में उस नॉन टेक्निकल फील्ड में एप्टीट्यूड रीजनिंग क्या रोल प्ले करता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर थोड़ा सा मैं आपको फिर से पीछे ले चलता हूँ। एक टेक्निकल स्टूडेंट की बात करते हैं हम, फिर नॉन टेक पे आएंगे। तो एक टेक्निकल स्टूडेंट का अगर न्यूमेरिकल सॉल्विंग का जो अप्रोच है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पोर्शन उसका स्ट्रांग है, इसका फायदा उसको नॉन टेक पोर्शन में ही नहीं मिलने वाला। अच्छा,
इसका एडवांटेज वो टेक्निकल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपके एफएम हो गया, सॉम हो गया, और बहुत सारे ऐसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल होता है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत रेयर एग्जाम है गेट ही है जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है, बिल्कुल सर। तो वहां पे आप परफेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो एक एग्जामिनर ऐसे एग्जाम जहाँ पे कैलकुलेटर फ्रेम नहीं करता, वहां पे ऑप्शंस में भी बहुत मार्जिन रहता है। ठीक सर, ठीक। 4 ऑप्शन डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं आप इसलिए, एकदम क्लोजेस्ट आंसर नहीं होते। यहाँ पे अगर आपका जो नंबर्स के साथ खेलने का अप्रोच सही है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नंबर्स का वैल्यू पता है, कैसे मल्टीप्लाई होने से क्या आ रहा है, कैसे डिवाइड होने से किसका पावर कैसे जा रहा है, क्यूब रूट, अंडर रूट, ये सारी चीजों का नॉलेज है। ये नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप एप्टीट्यूड रीजनिंग में कमांड होगी आपकी। तो जैसे मैं आपकी बात कर रहा था, कोई सब्जेक्ट है, मान के चलो एफएमई हो गया, उसका एक टफेस्ट न्यूमेरिकल आ गया जिसमें लोगों को लग रहा है कि एग्जामिनर ने कैसे दे दिया कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट जी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा वहां पे टाइम देके अप टू डेसिमल कैलकुलेट करे, ये एग्जामिनर एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन को फ्रेम ही नहीं किया रहता। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। राइट सर, 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंशिएट कर सकता है आदमी। तो यहाँ पे अगर उसका अप्रोच सही होगा, उसने नंबर्स के जो एप्टीट्यूड रीजनिंग में हम पढ़ाते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो डेफिनेटली जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ कि न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, पर अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग। पहला ऑप्शन 2 पॉइंट समथिंग है, सेकंड 3 पॉइंट है, 4 है, 10 है। तो आपको कौन सा बड़ा अवार्ड मिल जाना है कि आप अप्रोक्सीमेटली उसको 2 डेसिमल राइट लेके आए आंसर, बिकॉज़ हमारे पास ऑप्शन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है नहीं, तो हम अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हैं। और ये अप्रोक्सीमेशन तभी स्ट्रांग होगा जब आप एप्टीट्यूड रीजनिंग में पढ़ा हो, एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपने प्रैक्टिस किया हो। तो कुल मिला के सर का ये कहना है कि अगर आप एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ते हैं तो जो एग्जाम में एप्टीट्यूड रीजनिंग का सेक्शन, उसमें तो आपकी कमांड रहेगी, वहां से आप मार्क्स तो ला ही सकते हैं। साथ ही साथ जो टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। न्यूमेरिकल भी आपके आसानी से बन पाएंगे। राइट सर, ठीक है सर। तो अब बात करते हैं सर नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की। नॉन टेक्निकल एग्जाम मतलब ओपन टू ऑल, उसमें आर्ट वाला भी आएगा, बीकॉम वाला, बीएससी वाला, इंजीनियर भी फाइट करते हैं नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की। तो नॉन टेक्निकल एग्जाम से मतलब ये तो पता चला गया कि हमको टेक्निकल पोर्शन नहीं आना। तो अब यहाँ पे बात आती है, पूरा आपका दारोमदार है पूरा आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल स्टडीज पे। ठीक है, जनरल स्टडीज बहुत वास्ट होता है, उसका कोई सर्टन वो नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एक डेफिनेट जगह नहीं है कि यहाँ से ही पूछेगा, ये यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ नॉन टेक्निकल एग्जाम की, सेंट्रल लेवल की, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, और रही बात स्टेट में तो सीजी व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में पटवारी है, बहुत सारे और एग्जाम्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग का स्ट्रांग होना आपको एक एक्स्ट्रा एड्स देता है, खासकर नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में। जैसे आप बैंक के लिए भी फाइट कर रहे हैं, और मैं इतने सारे एग्जाम्स का नाम लिया जो स्टेट गवर्नमेंट में अभी आने वाले भी हैं, पटवारी का तो नोटिफिकेशन आ ही चुका है, और बहुत सारे और एग्जाम्स हैं जहां पे एप्टीट्यूड रीजनिंग का बहुत ज्यादा वेटेज है। आकाश साहब ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अगर आप इंजीनियर हैं और अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं या आप नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बिना आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। सरल शब्दों में आकाश सर ने यही समझाने की कोशिश की कि कितना ज्यादा वेटेज रखता है। अगर आप इंजीनियर हैं और सीजीपीएससी के लिए भी अगर जाना चाहे तो उसमें भी सी सेट का जो पेपर है उसमें भी एप्टीट्यूड रीजनिंग है। तो अगर आप पीएससी के लिए भी जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है जो इंजीनियर नहीं है, वो भी अगर कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो वहां पर भी एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, अगर आप इंजीनियर हैं या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, इसके बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। आज इस वीडियो का कंक्लूजन यही है। तो कैसे तैयारी करें एप्टीट्यूड रीजनिंग की? इंजीनियर जंक्शन आप लोग के लिए लेके आ रहा है 0 to हीरो सीरीज। जी हाँ, 0 मतलब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस हमारे इंजीनियर जंक्शन के प्लेटफॉर्म में मिलने वाली है। हमारी क्लास 14 मार्च से शाम 7:30 बजे हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन कंडक्ट की जा रही है, जहां पर आकाश साव सर आप लोगों को 0 से हीरो बनाने में मदद करेंगे। 14 मार्च से जो हमारी बैच है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हमारे एप्लीकेशन इंजीनियर जंक्शन में चलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आकाश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर जंक्शन में आने के लिए और इंजीनियर्स को ये बताने के लिए कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्जाम हो। थैंक यू निकेत सर, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और आपको फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पे मैं बोल पाऊँ।
स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म हमने दे रखा है, उसको आप फिल करके अपने आप को इस बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आकाश सर आपको 14 मार्च को शाम 7:30 बजे आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ये जो हमारा एप्टीट्यूड का बैच चालू हो रहा है उसमें कोई डाउट है तो नीचे जो आपको नंबर शो हो रहा है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट जो है दूर किए जाएंगे।